तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों सभी को मेरा जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ होने जा रहा है, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर लिमिटेड का आईपीओ, जो कि 22 से 26 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह जानेंगे, हमें थोड़ा बहुत इसका लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है और फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। लास्ट में हम जानेंगे कि भैया इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब हमें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें, 10 से 15% के बीच अभी चल रहा है। वैसे ग्रे मार्केट के भरोसे नहीं रहना चाहिए, यह सिर्फ एक अंदाजा होता है। तो दोस्तों अब इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड जो कंपनी है वो वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, फिर वाटर सप्लाई, जो मतलब शहरों के अंदर वाटर सप्लाई होता है, हमारा जो नल आता है, पानी का जो सप्लाई होता है, मतलब जो भी पानी सप्लाई होता है, तो उनके प्लांट का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करती है, कंस्ट्रक्शन भी करके देती है। तो ये किसके लिए काम करती है? तो ये गवर्नमेंट की जो एजेंसीज वगैरह होती है, तो ये उनके लिए काम करती है। तो दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी इसके अंडर में आते हैं, जल विभाग वगैरह, आप मान के चलिए ये उन सभी के लिए काम करती है। अब वाटर ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि जो सीवेज वाला वाटर होता है, मतलब जो आपके क्षेत्र में सीवेज होगा, जो आपके घर की वॉशरूम वगैरह, गटर का जो पानी है उससे पाइपलाइन जुड़ी होगी, तो भैया जो पानी जाता है कहां जाता है? सीवेज में जाता है। तो जो गटर वाला पानी होता है तो उसको मतलब साफ किया जाता है। फिर नॉर्मल इन्फ्लुएंस पानी जो होता है उसको भी साफ किया जाता है, उसको भी ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर उसके अलावा जो वाटर सप्लाई का काम है इसका, पंपिंग स्टेशन वगैरह भी है। इसने 7 साल के अंदर टोटल 28 प्रोजेक्ट्स किए हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स दोनों मिला के। और 28 में से अगर 22 प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी देखें तो 10 मिलियन लीटर पर डे की इनकी कैपेसिटी है, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि भैया उससे भी ज्यादा इनकी कैपेसिटी है। तो सारी इनकी जो टीम है इन हाउस है, और 900 से ज्यादा इनके एम्प्लॉइज है, और 180 करीबन इनके पास इंजीनियर्स की टीम है, और ये 2009 से काम कर रहे हैं। मतलब लगभग 15 साल हो गए इस कंपनी को, अच्छा एक्सपीरियंस है अपने सेक्टर के अंदर, और 9 स्टेट्स में ये फैला हुआ है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। अभी इसके हाथ में 1900 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, मतलब काफी अच्छी बात है। तो ये सेक्टर अच्छा है। गवर्नमेंट जो भी कंपनीज है उनको इसकी जरूरत तो पड़ती रहेगी, क्योंकि भैया ये सदाबहार सेक्टर है। वाटर सप्लाई की तो हमेशा जरूरत पड़ेगी, और जो वेस्ट वाटर होता है उसका जो आपस में ट्रीटमेंट करवाना होता है वो भी तो हमेशा चाहिए होगा। मतलब जो सारा पानी आता है वो एकदम से ऊपर से साफ तो आता नहीं है, वापस उसको फिल्टर करके वापस आता है। और सेक्टर तो इसका अच्छा है, सदाबहार है। अब आगे बात आती है इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल वगैरह की। तो भैया 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है, 148 करोड़ से 812 करोड़ हुए हैं 30 जून तक। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 225 करोड़ से 738 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, मतलब 2.5 से 3 गुना जैसी ग्रोथ है। पीएटी की बात करें तो भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34 करोड़ से 110 करोड़ हुआ है, और लगभग 3 गुना जैसी ग्रोथ है। मार्केट मार्जिन्स निकालते हैं तो लगभग 15% के आसपास निकल कर आते हैं, तो काफी अच्छे मार्जिन है। बाकी इसकी नेटवर्थ बढ़ी है, इसके हाथ में रिजर्व्स जो हैं वो 86 करोड़ रुपए के हैं। उधारी जो है वो भैया 365 करोड़ रुपए की है, तो भैया उधारी थोड़ी ज्यादा है, डेट टू रेशियो 0.8 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि आईपीओ से जो पैसे जुटा रही है उससे 120 करोड़ इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आने वाले हैं, काफी अच्छी बात है। बट आने वाले टाइम में इसका जो डेट अपना तो पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह लगेगा तो प्रॉफिट ही कम होगा, मतलब नुकसान तो कंपनी को ही है। मतलब कोई भी कंपनी पर ज्यादा कर्जा जो कि उसको ब्याज देना पड़ रहा है तो वो किसी भी कंपनी पर अच्छा नहीं होता है। अब दोस्तों आरओई की बात करें तो आरओई 51% की है, और आरओसी 32%, मतलब बहुत बढ़िया है। अब बात करें इसके पी की तो भैया प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 18 का निकल कर आता है। रेवेन्यू इसका 2024 के अंदर 738 करोड़ रुपए का है। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। अदर जो भी इसके पेयर्स है उनकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर। अदर के मुकाबले मतलब रेवेन्यू के मामले में सबसे छोटी कंपनी है ये, और अदर कंपनी का अगर पी देखें तो 25 से 45 के बीच में निकल कर आता है। तो मतलब अदर कंपनीज के हिसाब से मतलब उनके मुकाबले देखें तो वैल्यूएशंस ठीक हैं, ज्यादा महंगी नहीं है।
और उसका प्राइस टू बुक करीब 6 का निकल कर आता है, तो फाइनेंशियली भी ठीक है क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ हो रही है। हालांकि डेप्ट थोड़ा ज्यादा है, बाकी फंडामेंटली देखें या वैल्यूएशन सहित देखें तो ठीक है। बाकी इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में जानते हैं तो भैया 22 से लेकर 26 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन होगा और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड इसकी 140 रुपये से 148 के बीच में है। 101 शेयर का ये लोट साइज है और इशू साइज की बात करें तो भैया 650 करोड़ रुपए का है। इसके अंदर फ्रेश इशू देखें तो भैया 572 करोड़ रुपए के हैं। 180 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर लगेगी और 120 करोड़ रुपए डेब्ट चुकाने के अंदर, और 30 करोड़ रुपए इसकी एक सब्सिडरी है मथुरा नाम से, इसके अंदर ट्रीटमेंट वगैरह करने के अंदर काम में लेने वाली है। अच्छी बात यह है कि फ्रेश इशू का पोर्शन ज्यादा है। मुझे अच्छी बात लगती है जब फ्रेश इशू ज्यादा होता है। ओएफए से करीब 71 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं। 77.97 करोड़ रुपए एम्प्लॉय को 13% का डिस्काउंट दिया गया है और आप एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर अप्लाई मत करना, मैं हमेशा कहता रहता हूं। जो एम्प्लॉय है इसके अंदर, जो लोग काम करते हैं इसके अंदर, वही लोग अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो भैया रिटेल पोर्शन की बात करें तो 35% का है और इसकी लिस्टिंग डेट है 29 नवंबर की। तो ये है भैया पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि भैया इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट डिसीजन आपकी अपनी रिस्क एनालिसिस लगा के लेना है क्योंकि वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन है और एजुकेशन के लिए है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखते हैं। तो जनरली हम कुछ पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। तो भैया जीएमपी देखते हैं। तो जीएमपी सिर्फ तो ये अंदाजा है, कभी भी इसके भरोसे मत बैठना दोस्तों, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है। अभी फिलहाल की तारीख में 10 से 11% के बीच की बता रही है, थोड़ी सी कम है, बट इसके पूरे भरोसे नहीं बैठना है, बाकी के फैक्टर्स भी तो देखना है। एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है। वैल्यूएशंस मतलब वैल्यूएशंस रीजनेबल है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है। सब्सक्रिप्शन वगैरह अभी आना बाकी है। बाकी अभी देखिए कि अभी मार्केट भी थोड़ा वोलेटाइल है। मार्केट की कंडीशंस देखते हुए, मार्केट के सेंटीमेंट देखते हुए हमें डिसीजन बनाना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को ज्यादा जल्दबाजी है कि एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाए तो भैया वो कुछ भी कर सकते हैं अपने डिसीजन के हिसाब से। तो मेरे प्यारे दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूं कि भैया मार्केट जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई और। तो बस हम उस हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं कि भैया मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से, मार्केट के मूव के हिसाब से हमें, और मार्केट का जो भी हमें डिसीजन बनाना है तो इन डायरेक्शन और मूव के हिसाब से हमें डिसीजन बनाना ठीक रहेगा। अब बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो भैया लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव देखें तो सेक्टर बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर है। इसकी ऑर्डर बुक अच्छी है, 1900 करोड़ की ऑर्डर बुक है। क्लाइंट बेस अच्छा है और ये करीबन 9 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, मतलब 9 स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है। इसकी वैल्यूएशन सही है। फ्रेश इशू का पोर्शन ज्यादा है, मतलब कंपनी अपनी ग्रोथ वगैरह के अंदर पैसा काम में लेने वाली है। थोड़ा बहुत डेब्ट पे कर रही है। बाकी फाइनेंशियली देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, हालांकि डेब्ट ज्यादा है। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। पर जनरली हम लोगों ने नोटिस किया है कि जब भी इनका आईपीओ आता है तब उस टाइम इन लोगों की ग्रोथ ज्यादा दिखाई देती है। तो ये चीज बस आप लोग ध्यान रखना। बाकी प्रमोटर वगैरह अच्छे हैं। एक्सपीरियंस कंपनी का तो भैया 15 साल हो गए अपने सेक्टर के अंदर। आरओसी बढ़िया है और इन हाउस नए हैं और ये अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी रखती है। मतलब अदर कंपनी जो भी होती हैं कभी कभार उनकी जरूरत पड़ती है तो लगभग ये अपना प्रोजेक्ट अकेले ही कंप्लीट कर लेती है। तो दोस्तों ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव क्या लगा है तो भैया नेगेटिव में मुझे थोड़ा सा डेप्थ थोड़ा ज्यादा लगा है। बाकी इसके अलावा तो मुझे इसके अंदर कुछ विशेष नेगेटिव नहीं लगा। आपको कुछ नजर आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपको कोई अगर अदर नेगेटिव पॉइंट नजर आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, या पॉजिटिव पॉइंट अगर नजर आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे देखा जाए तो कंपनी ओवरऑल अट्रैक्टिव नजर आ रही है। मैं भी मार्केट कंडीशन के हिसाब से वेट करके ही अप्लाई करने का सोचूंगा। और आप लोग भी क्या करेंगे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करेंगे या लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करेंगे तो भैया नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी है? अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, नहीं लगी हो तो भी कमेंट करके बताना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है। क्योंकि आने वाली वीडियो में फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।